तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज एक सेशन आए जिसमें कई साथियों ने डाउट भेजे हैं और डाउट बड़े अच्छे डाउट हैं और इस सेशन से उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे जो है अगर जिन साथियों के डाउट नहीं भी हैं तो उनका परसेप्शन जो है और पक्का हो जाएगा। तो चलिए आज पहले सवाल पे चलते हैं। जो पहला डाउट भेजा है एक साथी ने, तो वो रिलेटेड है DSCR से रिलेटेड है। तो ये DSCR डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोलते हैं, इससे रिलेटेड है। सवाल में पूछा गया कि DSCR निकाल के बताइए। ये एक ऐसा रेशियो है जो किसी फर्म के टर्म लोन लायबिलिटी को पटा पाएगा कि नहीं पटा पाएगा, उसको जानने के लिए इसको निकाला जाता है। अगर ये एक से ज़्यादा है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माना जाता है और वो दक्ष होता है अपने टर्म लोन लायबिलिटी को पटाने के लिए, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, उसको पटाने के लिए दक्ष होगा। लेकिन अगर आइडियल 2 हो तो और ज़्यादा बेटर है, बट एक से ज़्यादा को अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल भेजा है उसमें बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स दिया है। क्या क्या दिया है, देखिए दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स काटने से पहले प्रॉफिट दिया है 150 दिया है, 150 दिया है, 150 दिया है। चाहे इसको रुपए में ले लो चाहे आप लाख में ले लो, 150 मान के चलते हैं। और टैक्स अमाउंट दिया है, टैक्स, और टैक्स जो है वो दिया है 40, टैक्स दिया है 40। और अगली बात दी है जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है 30। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया हुआ है 30। और एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है, साल का जो इंस्टॉलमेंट दिया है वो दिया है टर्म लोन का, वो है 70। अब देखिए इस सवाल में इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं और DSR निकालने के लिए बोला गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, टैक्स भी दे दिया है, डेप्रिसिएशन भी दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दे दिया है और एनुअल इंस्टॉलमेंट दे दिया है। हमें अब क्या करना है, हमें DSCR का फार्मूला याद रखना है। DSCR का अगर फार्मूला याद हो गया तो DSCR निकल जाएगा। अब DSCR का फार्मूला होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, और उसको डिवाइड कर देंगे अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन से डिवाइड कर देंगे तो आपका DSCR निकल जाएगा। DSCR का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। DSCR का फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा। DSCR का फार्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, और उसको डिवाइड कर दीजिएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट, और टर्म लोन पे एनुअल इंस्टॉलमेंट है और उसको इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन पे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट दिया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। यहाँ प्रॉफिट बिफोर है तो ये 150 और इसमें -40 करेंगे क्योंकि ये टैक्स काटने से पहले का प्रॉफिट है, तो 40 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। प्लस डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन दिया है 30 और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया है 30, ये लिख दिए, और डिवाइडेड बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट है 70 प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जो है वो है 30। तो अब देखिए यहाँ 110 और ये आ गया 170 और नीचे आ गया 100, तो यहाँ आ गया 1.7:1। तो इसका DSCR जो है यहाँ पर जो सवाल पूछा था, इस DSCR कितना होगा 1.7:1, ये DSCR हो जाएगा, है ना, आसान बात। 1.7:1 जो है ये DSCR हो जाएगा इस सवाल का। कितना आसान है। देखिए हमने क्या किया, DSCR का फार्मूला याद रखा और DSCR का अब इसमें ये हो सकता है, इसमें डायरेक्ट DSCR पूछ दिया, ये हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए और पूछा जाए कि टैक्स कितना है, पूछा जा सकता है, डेप्रिसिएशन पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला अगर पता है तो आप DSCR आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जब 2 के करीब है तो इसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में माना जाता है।
और अगर एक से ज़्यादा भी है तो अपने इंस्टॉलमेंट और टर्म लोन इंटरेस्ट को वो अदा करने के दक्ष होता है। अच्छा फर्म का जो कैपेसिटी है इसको बोलते हैं, टर्म लोन पटाने की क्षमता उसकी अच्छी है। तो ये डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो है सवाल आपका आंसर जो है ये है। चलिए अब बढ़ते हैं डाउट नंबर 2 पे। तो जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। जो डाउट आया है सवाल नंबर 2 का, अब इसमें देखिए, इसमें पूछा गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है, तो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, मतलब उसकी पूंजी कितनी है, ताकि वो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो लिया हुआ है उसको चुकाने में कितना सक्षम होगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है? ऐसा बाहर से लिया गया पैसा जो 1 साल के बाद चुकाना हो, तो वो उसका रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बोलते हैं। कि अगर ये डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छा मजबूत होगा तो कोई बात नहीं, अगर बाहर से पैसा लिया हुआ है जो 1 साल के बाद चुकाना है तो उसको भी वो सक्षम होगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल जबरदस्त होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए बारे में बात हुई है। तो ये जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, इसमें ये देखा जाता है कि उसके पास जो पूंजी है ना, जो कैपिटल है उसके पास, नेटवर्थ जो है, तो जो उसके फर्म के पास जो टेंजिबल नेटवर्थ है, जो नेटवर्थ है ना, उससे 2 गुना से ज़्यादा वो ना ले। ऐसा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो उसके पास कैपिटल कम हो जाए, बाहर से ज़्यादा पैसा ले तो उसको कैसे चुका पाएगा। तो वो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए सवाल दिया गया है। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए दिया गया है कैपिटल अमाउंट दिया गया है। कैपिटल उस फर्म का कैपिटल कितना है, कैपिटल दिया गया है इसमें ₹20,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है। और दिया गया रिजर्व्स दिए गए हैं, 30,000 रिजर्व दिए गए हैं, 30,000 ये रिजर्व्स दिए गए हैं। और दिया हुआ है डिबेंचर, जी हाँ डिबेंचर दिए गए हैं, डिबेंचर दिए हुए हैं, ये 86,000 दिए गए हैं डिबेंचर, 86,000 डिबेंचर दिए गए हैं। और क्या दिया गया है? बैंक ओडी दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है जो साल भर में रिन्यूअल होता है, ये दिया गया ₹14,000। और दिया गया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है। और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है, ये है ₹10,000, मतलब उस कंपनी के शुरू होने से पहले कुछ एक्सपेंसेस किया गया है, तो वो है 10,000। अब बोला गया है डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में बताया कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है कि उसके पास कैपिटल कितना है, जिससे वो बाहर से कितना पैसा ले सकता है, उसका रेशियो है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आपको यहाँ जानना पड़ेगा, DER का। तो जब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ, ये फार्मूला निकाल लीजिए। आपको क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो है नेटवर्थ का हिस्सा, ये दोनों नेटवर्थ का हिस्सा, अगर इन दोनों को टोटल कर दें तो नेटवर्थ हो जाएगा। डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डिबेंचर जो 1 साल के बाद चुकाना होता है डिबेंचर होता है। अब बैंक ओडी जो है करंट लायबिलिटी है, क्योंकि साल भर के अंदर चुकाना होता है, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। और ये करंट लायबिलिटी है, ये है करंट लायबिलिटी। और ये है इंटेंजिबल एसेट्स है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इसमें से हमको टेंजिबल नेटवर्थ निकालना है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो यहाँ पता चल गया, क्या है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, केवल 86,000 है। तो यहाँ 86,000 है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर 14,000 जो है करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 86,000। अब आती है टेंजिबल नेटवर्थ। टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकाले जाते हैं? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ देखिए 86,000 है ऊपर, और कैपिटल कितना है 20,000 और 30,000 रिजर्व है। तो यहाँ पर निकालेंगे 20,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, तो ये आ जाएगा 86,000 डिवाइडेड बाई 50 माइनस ये कितना होगा 40,000।
40,000। तो अब इसको कट करेंगे, इसको निकालेंगे तो 2.15/1 आएगा। तो यहाँ पर जो DSCR आया ये आया 2.15/1 आया। तो यहाँ पर जो DSCR आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो DSCR आया वो आएगा 2.15/1। ये उसका रेशियो आ गया 2.15/1। अब ये जो है 2 से ज़्यादा है तो इसकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसके टेंजिबल नेटवर्थ से 2 गुना से ज़्यादा है। तो समझ लीजिए इसका सॉल्वेंसी किस तरीके से है, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आइडियल जो है 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा लेता है तो इसको बर्डन हो सकता है फर्म को। तो इस तरीके से DSCR निकाला जाता है। अब इसमें DSCR का फॉर्मूला याद रखिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब ऐसा पैसा जो बाहरी लोगों से लिया हो और 1 साल के बाद चुकाना हो, और जो टेंजिबल नेटवर्थ क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इनटेंजिबल एसेट। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। ये बेवजह दिया है, इसका कोई रोल नहीं है, करंट लाइबिलिटी है, ये घुमाने के लिए दे दिया है। डिवेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा, बाकी सब टेंजिबल नेटवर्थ के हिस्से हैं और आपको फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 3 पर। डाउट नंबर 3 में पूछा गया है कि एक कंपनी का जो है करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो दिया गया है, करंट रेशियो कंपनी का 1.5/1 है। लेकिन ऑडिटर आए और इसमें कुछ ओल्ड स्टॉक पाए ड्यू टू ओल्ड स्टॉक। ऑडिटर आया, देखा कि ओल्ड स्टॉक पाया गया। जब ओल्ड स्टॉक पाया गया मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना स्टॉक पाया गया तो भाई ये गड़बड़ है ना, स्टॉक जो है पुराना है, करंट एसेट्स नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने उस स्टॉक को हटा दिया, ओल्ड स्टॉक को। तो फिर करंट रेशियो, नया करंट रेशियो आ गया। नया करंट रेशियो है 1.2/1 आ गया। अब इसमें बोला गया है करंट लाइबिलिटी दिया गया है, करंट लाइबिलिटी दिया गया है ये 3 लाख है, ₹3 लाख करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी 3 लाख दिया गया है और पूछ रहा है कि जो ओल्ड स्टॉक है, ये जो ऑडिटर ने हटा दिया ओल्ड स्टॉक, इसका वैल्यू निकालो बोल रहा है। ओल्ड स्टॉक कितना था इसका वैल्यू निकालो। मतलब सबसे पहले हमको तो करंट एसेट निकालना पड़ेगा। अगर करंट एसेट निकल गया तो फिर हमको ओल्ड स्टॉक भी निकालना इजी हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो करंट रेशियो ओल्ड स्टॉक हटाने के बाद है, हम हटाने के बाद स्टॉक निकाल लेते हैं और हटाने से पहले जो है स्टॉक निकाल लेते हैं। अगर इस रेशियो को पालन करें तो यहाँ पर करंट ये जो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर जो है 3 लाख है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3,60,000 होगा। 3,60,000 जो है वो करंट एसेट यहाँ पर हो जाएगा। और अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लाख जो है करंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4,50,000 जो है इसका करंट एसेट हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन में देखिए कि पहले जो करंट एसेट था, स्टॉक था, मतलब 4,50,000, पहला जो स्टॉक था वो 4,50,000, लेकिन ऑडिटर आए और बोले कि इसमें कुछ ओल्ड स्टॉक है तो उन्होंने ओल्ड स्टॉक को हटा दिया। तो नेक्स्ट करंट जो एसेट है वो 3,60,000 आ गया। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि ओल्ड स्टॉक कितना होगा, ओल्ड स्टॉक कितना होगा, तो माइनस कर दीजिए। तो ओल्ड स्टॉक कितना होगा, 90,000 का ओल्ड स्टॉक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये ₹90,000 इसका सही उत्तर हो गया। समझ गए कितना, देखिए आसान है। इसमें बोला गया है कि एक फर्म के जो है करंट रेशियो 1.5/1 था, लेकिन ऑडिटर आए उसमें ओल्ड स्टॉक पाए तो करंट रेशियो जो है कम हो गया। अब करंट लायबिलिटी दी गई है तो आपको पता करने के लिए बोला कि ओल्ड स्टॉक कितना है, तो हमने क्या किया, दोनों कंडीशन में अपने करंट एसेट निकालिए, दोनों को माइनस कर दिए, उत्तर आ गया। है ना, सरल बात, समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं डाउट नंबर 4 पर। तो डाउट नंबर 4 में देखेंगे एक एबीसी एक जो है पार्टनरशिप फर्म है, और एबीसी फर्म का जो करंट अकाउंट है, इनका करंट अकाउंट बैंक ब्रांच में ऑपरेट है करंट अकाउंट, और इसमें बैलेंस जो है 12,000 है। कितना है, बैलेंस 12,000 है। अब इसमें बैलेंस 12,000 है, लेकिन यहाँ पर जो एक ए है पार्टनर जो है ए, और ये पार्टनर जो है ये इसका अटैचमेंट ऑर्डर आ जाता है, इसका अटैचमेंट ऑर्डर आ जाता है ए का यहाँ पर अटैचमेंट ऑर्डर आ जाता है, और वो अटैचमेंट ऑर्डर भी कितने का होता है, 12,000 का। ये 12,000 क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन एक पार्टनर है उसका अटैचमेंट ऑर्डर आता है 12,000 का। तो आप बोलते हैं कि इस खाते में देखिए यहाँ पर आता है तो आप कितना पे करोगे। अब यहाँ होता है जब एबीसी फर्म होते हैं और ए के नाम में अगर अटैचमेंट ऑर्डर आता है
तो ये जो है प्रोरेटा बेस पे लग जाता है। प्रोरेटा बेस पे यहाँ से अमाउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पे करना पड़ेगा बैंक को वो प्रोरेटा बेस पे 3 जनों का है, बैलेंस है 12,000, तो यहाँ पर एक जने का हिस्सा कितना होगा प्रोरेटा बेस पे 4,000 होगा। तो बैंक क्या करेगी 4,000 यहाँ से डेबिट करके इनकम टैक्स को अटैचमेंट ऑर्डर को दे देगी। तो है ना क्लियर बात कि यहाँ पर अगर कंपनी का अकाउंट है, यहाँ पर देखिए कंपनी का अगर इसके नाम पर ऑर्डर आता अटैचमेंट ऑर्डर और ए के खाते में 12,000 आता तो पूरा का पूरा लग जाता, लेकिन यहाँ पर ए के नाम से अटैचमेंट ऑर्डर आया है और फॉर्म से कितना निकालेंगे प्रोरेटा बेस पे निकालेंगे। प्रोरेटा बेस पे यहाँ से पैसा निकलेगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है 4,000 है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के डाउट नंबर 5 पे। डाउट नंबर 5 में दिया गया है कि अगर एक हाउसिंग लोन है जो 30 लाख तक है, हाउसिंग लोन है, उसमें रिस्क वेट जो है वो 50% होता है। तो हाउसिंग लोन अप टू ₹30 लाख, उसका रिस्क वेट जो है, रिस्क वेट वो है 50% होता है, 50% होता है रिस्क वेट। अब रिस्क वेट जो 50% होता है, इसमें बोला गया है कि इसमें कितना कैपिटल रखना पड़ेगा अगर 100 रुपये का लोन हो, और लोन जो है 100 रुपये का है। अगर 100 रुपये का लोन है तो बताइए कि बैंक को कितना कैपिटल रखना पड़ेगा, अपने पूंजी के तौर पे कैपिटल रखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो है 30 लाख तक है, तो रिस्क वेट परसेंटेज कितना होगा 50%, तो इसका रिस्क वेट कितने रुपए का रखना पड़ेगा 50 रुपये का। अब देखिए बेसल 3 के अनुसार मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर 9% है, 9%, कंजर्वेटिव बफर 2.5% को छोड़ के 9% है। तो 50 रुपये का 9% कितना होगा 4.5 रुपये होगा ना, 4.5 रुपये। तो 4.5 रुपये जो है इनको कैपिटल रखना है बैंक को। ये जो है ये सवाल नंबर 5 में था। हाउसिंग लोन 30 लाख तक है, रिस्क वेट 50 है, 100 रुपये का एक खाता है तो उसमें 50 रुपये का रिस्क वेट है, इसलिए 50 रुपये तक रिस्क रखेंगे। 9% बेसल 3 के अनुसार मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो 4.5 हो जाएगा, इसका 4.5 रुपये कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और छोटे छोटे डाउट हैं, जी हाँ दोस्तों, और छोटे छोटे डाउट हैं, जैसे अभी आरडी के लिए पूछा गया है कि आरडी में मिनिमम कितना होगा, तो 7 दिन थोड़ी ना, तो वो फिक्स डिपॉजिट में 7 दिन मिनिमम होता है। 7 दिन के लिए आरडी होगा तो क्या आरडी 1 महीने की तो आरडी ही नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप डिस्कस मत करिए, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, और अगर आएंगे भी तो आपके बैंक के स्पेसिफिक कोई पॉपुलर स्कीम है आरडी का तो उसको देख लीजिएगा, उसमें से सवाल आएंगे। और एक साथी का डाउट था, जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं कमेटी, उनकी बैठक होती है बाई मंथली, मतलब साल भर में 6 बार होती है। पहले ये 4 बार होती थी, लेकिन अब वो 6 टाइम्स होती है और बाई मंथली होती है, तो इसको 6 टाइम लिख लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे डाउट हैं, आप लोग कोई समझ में नहीं आया तो ज़रूर डाउट लिखा करिए। मैं आपके डाउट का इस तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि ये डाउट सब आपको समझ में आए होंगे, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और जितने भी मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और रिकॉर्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं वो सारे आप देख रहे होंगे। अभी जो 9 अगस्त को आरआरबी के एग्जाम हुए थे उसके 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 के सारे सवाल हैं, उसको अपलोड कर रहा हूँ, उनको देख लीजिए तो वो उसमें आइडिया हो जाएगा। प्लस जो सारे मॉक टेस्ट मैंने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बना दिया है, फिर उसमें बैंक वाइज भी मॉक टेस्ट बना दिया है, करंट अफेयर्स की भी मॉक टेस्ट बना दिया है। ये सबको अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जल्दी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, सब बखैर। थैंक यू सो मच।